कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस पे एक नई सीरीज शुरू करते हैं। जो सब्जेक्ट है वो है कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। लेक्चर 1 है इसका। इस लेक्चर में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे। कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस पहले हमें पता होना चाहिए कि वो टॉपिक क्या है या इसका मतलब क्या है। जब आप कैलकुलस पढ़ते हैं, कैलकुलस 1 पढ़ते हैं, तो आपको पता होता है कि इसमें आप लिमिट्स पढ़ रहे होंगे, कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे होंगे और डिफरेंशिएशन एटसेट्रा ये आप पढ़ रहे होंगे। इसी तरह अगर आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं तो वहां पर सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस आप पढ़ रहे होते हैं। कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस होता क्या है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस बेसिकली हमारे पास होता है ऑप्टिमाइजिंग ऑफ फंक्शनल्स। फंक्शनल्स को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइजिंग का मतलब है, आपको पता ही होगा कि हम इसे कहते हैं कि मैक्सिमम फाइंड करना, मैक्सिमम फाइंड करना या मिनिमम फाइंड करना। ये इसका मतलब होता है किसी चीज को ऑप्टिमाइज करना। जैसे कहा जाता है कि हम अपनी फैक्ट्री के प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। ऑप्टिमाइज इस तरह से तो आप मिनिमाइज तो नहीं करना चाहेंगे। प्रॉफिट अगर है तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज ही करना चाहेंगे, लॉस को मिनिमाइज करना चाहेंगे, सो ऑन। फंक्शनल्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक y है जो कि इटसेल्फ फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन, हम इसे फंक्शनल कहते हैं। कैलकुलस 1 में आपने फंक्शन पढ़ा था जिसे हम कहते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कैलकुलस 1 कह लें। कैलकुलस 2 में z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई वगैरह। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में हम ये पढ़ रहे होते हैं, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो फंक्शनल्स हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास फंक्शनल है। ये इसकी ब्रांचेस नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा था। ये फंक्शनल कहलाता है और ये हमारे पास फंक्शन कहलाता है। अभी हम इसकी एक एग्जांपल देख रहे होंगे। यहीं से अगर आपने एक कोर्स पढ़ा हो जिसे हम कहते हैं फंक्शनल एनालिसिस, जिसका मतलब ये होता है कि आप फंक्शन फंक्शन विद इन फंक्शंस हमारे पास होंगे जिसको आप स्टडी कर रहे होंगे। एप्लीकेशंस क्या है इसकी? एप्लीकेशंस ऑफ COV। एप्लीकेशंस क्या हैं? इसकी एप्लीकेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं, कुछ का जिक्र हम कर देते हैं। एक हमारे पास है फिजिक्स। फिजिक्स के सब्जेक्ट में इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, जिसमें हम आमतौर पे, अगर मैं एक एप्लीकेशन का जिक्र करूं, प्रिंसिपल्स ऑफ लीस्ट एक्शन डिराइव कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास इसकी एप्लीकेशन होती है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में किस जगह पे एप्लीकेशन होती है इसकी? कंट्रोल थ्योरी में।
और भी इंजीनियरिंग में मुख्तलिफ इसके टॉपिक्स में इसकी एप्लीकेशन होती हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में इसकी एप्लीकेशन होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ जिक्र किया है कंट्रोल थ्योरी का। इसके बाद एक और एप्लीकेशन होती है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में तो काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ है। मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं जियोडेसिक्स, और ये होता है बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस। मैथमेटिक्स में ओडीज में भी इसकी एप्लीकेशन होती है, पीडीज में भी इसकी एप्लीकेशन होती है, एटसेट्रा। यहाँ पर मैंने कुछ जगह कुछ डिसिप्लिन लिखे हैं जहाँ पर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन यूज होता है। अब हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बीड है जो जिसका कोई पाथ है, वो शुरू कर रहा है, बीड इस पॉइंट से शुरू कर रहा है और ये पाथ इसने लिया और यहां तक ये पहुंचा और यहां आके इसकी मोशन स्टॉप हो गई। बीड भी मैं बना देता हूं, ये बीड है। ये बीड यहां पर मूव कर रहा है और जिसकी वजह से पाथ इसका बन रहा है, जो कि रेड कलर में आपको शो किया है। सपोज करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स इसके, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है 0 1 और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1 0। यहां पर जब 0 1 पे बीड होगा तो टाइम हमारे पास है फॉर एग्जांपल 0, और जब बीड यहां पहुंचेगा, ये बीड यहां ट्रेवल करते हुए यहां पहुंचेगा, तो सपोज कि ये टाइम हमारे पास है टी एफ, फाइनल टाइम कुछ है। ये जो रेड में कर्व यहाँ शो किया गया है, ये एक पाथ है, इसको हम कहते हैं y इज इक्वल टू वाई ऑफ x, जिसको मैं अभी यहाँ पर लिखूंगा y इज इक्वल टू वाई ऑफ x। इस पे दो कंडीशंस हैं जो कि अभी हमने देखा कि हमारे पास जब x 0 है तो y 1 है, और फिर जब y 1 है तो ये हमारे पास 0 है। इस बीट की अगर मैंने वेलोसिटी फाइंड करनी होगी तो मैं लिख रहा हूँगा वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाय dt, t यूनिट वेक्टर। वेलोसिटी आप कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी में स्पीड होगी और डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन है। ये हमें कैसे पता चलता है कि ये फार्मूला हमने लिखना है? ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस से हमें पता चलता है। मिसाल के तौर पे अगर एक सर्कुलर मोशन है तो हमने कैलकुलस, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में ये सीखा था जब हमने वेक्टर वैल्यूड फंक्शन पढ़े कि अगर ओरिएंटेशन इसकी एंटी क्लॉकवाइज है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो ये हमारे पास टेंजेंट वेक्टर बन रहा होगा जो कि वेलोसिटी वेक्टर है। तो इसकी स्पीड अगर आप इसको अगर आपने इन टर्म्स ऑफ स्पीड और डायरेक्शन देखना है तो ये हमारे पास टी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो वेलोसिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं।
इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर r गिवन हो तो इस पाथ को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं xi प्लस yj से, और अगर इसकी वेलोसिटी लेनी हो, वेलोसिटी फाइंड करना हो, तो dr बाई dt dx बाई dt, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मुझे ये यहाँ लिखना है, तो ये आएगा dx बाई dt i प्लस dy बाई dt j। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर को। यहां से dx बाई dt हम कॉमन ले लेते हैं, dx बाई dt कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आएगा I यूनिट वेक्टर dy बाई dx j। अब इस वेलोसिटी वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें, मैं यहाँ लिखता हूँ कि जगह है मेरे पास, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ले लें तो जिसका मतलब ये होगा कि आपके पास स्पीड आ रही होगी, ये स्पीड बन जाएगा, और यहाँ पर ये स्पीड है हमारे पास, तो ये आ जाएगा ds बाई dt। और अगर आप राइट हैंड साइड का मैग्नीट्यूड लें तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। और यहीं से dx बाई dt अगर हम कॉमन ले लें, dx बाई dt कॉमन ले लें और स्क्वायर कुछ इस तरह से बन जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। और यहां से हमें मिल जाएगा dx बाई dt 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं लिखना चाहूँ तो बेसिकली ये है ds बाई dt। मुझे एक ख़ास फॉर्म चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। यहाँ पर dt से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ds बाई dt dx बाई dt 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर डिफरेंशियल का फार्मूला लगाएं, ये हमें याद रखना होता है क्योंकि ये डिफरेंशियल है, ये चीज़ डिफरेंशियल होती है तो ये कैंसिल नहीं होती, आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। आप बेसिकली ये फार्मूला लगा रहे होते हैं df बाई dx, इस तरह से आप इसे लिख रहे होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा ds और ये आ जाएगा ds इज इक्वल टू dx 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर अंडर रूट के साथ। तो ये हमने यहाँ पर डिफरेंशियल आर्क लेंथ हमने निकाल ली है, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अंडर रूट dx। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम टाइम फाइंड करने जा रहे हैं कि टाइम 0 से बीड ने अपनी मोशन शुरू की और t इज इक्वल टू tf जो कि फाइनल टाइम है, बीड यहाँ पर 1-0 पे पहुंच गया। तो टोटल टाइम अगर हम कंसीडर करें तो आपको 0 से लेकर tf तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा dt को, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 टू tf आ जाएगा। dt का फार्मूला हमें पता है, हमारे पास है s इज इक्वल टू vt होता है। जब आप डिफरेंशियल फाइंड करते हैं तो v dt हो जाएगा और dt हमारे पास आ जाएगा ds ओवर v।
तो यहाँ पर dt की जगह पे हम पुट कर देंगे ds/v। अब हम यहाँ से ds जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है ये हम पुट कर देते हैं 0 to tf। ds हमारे पास आएगा 1 plus y dash square under root dx डिवाइडेड बाय v। इस v का फार्मूला हम फाइंड कर सकते हैं, वो भी हमें पुट करना होगा। अगर v अगर g एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये फार्मूला हमारे पास होता है v इज इक्वल टू 2g 1 माइनस y अंडर रूट। ये आमतौर पे हम निकाला करते हैं कि टोटल एनर्जी हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हम इसे निकाल रहे होते हैं, और ये हमारे पास वेट के बराबर है। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे v से, तो ये v हमारे पास आ जाएगा 2g 1 माइनस वाई अंडर रूट, जो कि मैंने यहाँ पर स्पीड की जगह पे पुट किया है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं और सिंपली v भी लिख लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसको जब मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 0 to tf 1 plus y dash square अंडर रूट dx डिवाइडेड बाय वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2g अंडर रूट, कॉन्स्टेंट को मैंने अलग कर दिया 1 माइनस y अंडर रूट। 2g अंडर रूट बाहर आ जाएगा 1 ओवर 2g अंडर रूट। अब टाइम 0 से लेकर tf तक है, ये तो जब अगर यहाँ पर टाइम होता dt होता तो ये 0 से tf होता। अब है ये x से, x का लिमिट हमारे पास आनी चाहिए, तो वो हमारे पास हमें पता है कि x 0 से शुरू कर रहे हैं, यानी ये 0 जो है ये यहाँ पर है 0 से लेकर और 1 तक। तो 0 से लेकर 1 तक हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर ओवर 1 माइनस वाई अंडर रूट dx। तो ये क्वांटिटी हमें एट द एंड मिल गई है। यहां से अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हमारे पास ये जो टर्म होती है इसको हम J के नाम से कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में पढ़ेंगे, यानी J हमारे पास है 0 to 1 1 प्लस y डैश का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y अंडर रूट dx। क्योंकि ये फंक्शन ऑफ y है तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि ये फंक्शन ऑफ y होगा, यानी हमने इसको स्टडी करना है। आप सोच रहे होंगे कि ये टर्म कहाँ जाएगी, इसको मैं अभी आपको समझाता हूं कि ये क्यों हमने यहां पर नहीं लिखा है इसे। ये हमारे पास एक फंक्शनल है, दिस इज ए फंक्शनल। ये फंक्शनल क्यों है? क्योंकि ये y पे डिपेंड कर रहा है। जैसे आप लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन x, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x आप लिख रहे होते हैं। यहाँ पर j इज अ फंक्शन ऑफ y होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमें y का डेरिवेटिव चाहिए और y चाहिए, यानी कर्व हमें चाहिए। तो y जो है आपने, ये y का फंक्शन होगा, y आपने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास फंक्शनल होगा जिसे हमने रीड करना है। फ्यूचर वीडियोस में हम इसे देख रहे होंगे। तो जैसा मेरा क्वेश्चन था कि आपने 1 बाय अंडर रूट 2g अंडर रूट को क्यों खत्म किया, उसको एक एग्जांपल के जरिए आप देखें। जब आप किसी कर्व को मिनिमाइज करते हैं या मैक्सिमाइज करते हैं, मिसाल के तौर पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास है वो ये वाली वैल्यू है।
अब अगर मैं y इज इक्वल टू 2x² भी लिखूं तो इसका मिनिमम जो है वो हमारे पास सेम ही रहेगा, यहाँ पर ये वाला मिनिमम ही रहेगा। सिर्फ क्या होगा कि कर्व थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा। तो किसी भी फंक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से मिनिमम चेंज नहीं होता है। तो अगर मैंने इसको j कह दिया, मिसाल के तौर पे इसको j कह दिया, तो इसको अगर मैंने मिनिमाइज करना है तो कांस्टेंट के बगैर भी मिनिमम वही मिलेगा जो कांस्टेंट के साथ आपको मिल रहा होगा। मिनिमम एक जैसा होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो ये फंक्शनल हमारे पास है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अगर लिखूं कि y हमारे पास है y ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये वाली एक कर्व है। इसको आप पुट करें यहाँ पर j y 0 to 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय y हमारे पास है 1 माइनस एक्स, तो ये x अंडर रूट आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, वो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप निकाल सकते हैं वैल्यू, वो आ जाएगा 2.8284। ये हमारे पास फंक्शनल आ जाएगा। यानी हमें इस फंक्शनल से एक नंबर मिल रहा होगा। ये नंबर बड़ा है, छोटा है, क्या है, ये हमने फाइंड करना है। ऑप्टिमाइज्ड फंक्शनल को करना होगा, जिसका मतलब ये होगा कि आपने इसकी इस डेफिनेट इंटेग्रल की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह से अगर मैं y ऑफ x को रखूं कि ये होगा 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो j हमारे पास आ रहा होगा 2.62206। अब इस दो एग्जाम्पल से ही आप देख सकते हैं कि ये एक कर्व वन था और ये हमारे पास दूसरा कर्व था। यहाँ पर इन दो कर्व्स में पहले कर्व से आंसर आ रहा है 2.82 और दूसरे कर्व से आंसर आ रहा है 2.62। अगर इन दो कर्व्स को ही मैं कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये जो कर्व है, ये वाला इस फंक्शनल को मिनिमाइज कर रहा है, डेफिनेट इंटीग्रल को मिनिमाइज कर रहा है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये सिर्फ समझाने के लिए, हम फ्यूचर में ये y फाइंड कर रहे होते हैं, इसकी कंडीशंस होती हैं जो हम फाइंड कर रहे होते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन था कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में हमने क्या पढ़ना होगा, उसको मैंने एग्जांपल के जरिए आपको बताया है। हमने ये j जिसका नाम होता है, जो y पे डिपेंड करता है, ये हमने फाइंड करना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।